नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपनी 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको हम पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं। पीपीएफ इसे हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इसकी शेप क्या होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हम किन चीज़ों को प्लॉट करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे टॉपिक हमारे पास आज ज़्यादा हैं, 5 टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो थोड़ी वीडियो आज लंबी हो सकती है, तो ध्यान से देखिए ताकि आपको सारे टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, एक तो स्क्रीन पे आपके लिए कितना अच्छा मैसेज आ रहा है, एक नेवर स्टॉप लर्निंग, यानी परिस्थितियाँ कैसी भी हों हमें कभी भी अपनी लर्निंग, अपना सीखना कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, इसे हमें हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। चलिए इस मैसेज के साथ अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे जो भी आपने कोई भी ऑप्शन चूज़ किया, आपके पास ऑप्शंस की बहुत एक लंबी लिस्ट थी, आपने उसमें से ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ किया। ऑब्वियस सी बात है, जिस ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे वो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, आपके लिए वो ऑप्शन जो होगा वो बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप उस ऑप्शन के बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन के बारे में अगर देखने का प्रयास करें, तो वो जो सेकंड ऑप्शन आपका बेस्ट होगा उसको आपने फॉरगॉन किया, यानी कि छोड़ा। कब? जब आपने फर्स्ट वाले को चूज़ किया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सेकंड ऑप्शन होता है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन के चूज़ करने की। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक। आप किसी बैंक में काम करते हैं और उसके बदले आपको सैलरी मिलती है 40,000 पर मंथ। ठीक है, आप किसी बैंक में काम करते हैं और आपको 40,000 रुपीज़ उस काम के बदले पैसा मिलता है। आपके पास दो और ऑप्शन थे काम के, कि आप यहाँ पे बैंक में काम ना करते, तो आपके पास दो और ऑप्शन थे। एक था कि आप एज एन एग्जीक्यूटिव वर्क कर सकते थे किसी फर्म में जहाँ से आपको 30,000 रुपीज़ मिलते, और सेकंड था कि आप कहीं पे एज अ जर्नलिस्ट काम कर सकते थे जहाँ पे आपको 35,000 मिलते। तो अब आपके पास, आपने 40,000 वाला काम एज अ बैंक में काम करना आपने चूज़ कर लिया, लेकिन उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं। तो वो जो दोनों ऑप्शन हैं उनको हम देखते हैं कि आपके लिए उस दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो दोनों में से जब हम बेस्ट की बात करते हैं तो हमें मिलता है जर्नलिस्ट का काम करना, और जर्नलिस्ट के तौर पे काम करना आपको जब 35,000 मिलते हैं तो वो 40,000 के बाद बेस्ट है आपके लिए। 30,000 इसलिए बेस्ट नहीं है क्योंकि वहाँ वहाँ पे आपको 35,000 से कम पैसा मिल रहा है। तो हम अपॉर्चुनिटी केस कॉस्ट के केस में नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के बारे में बात करते हैं, जिसको हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करने के बदले फॉरगॉन करते हैं, छोड़ते हैं। तो अब बात समझ में आ रही होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, यानी आपने अगला जो काम जो छोड़ा है, फॉरगॉन किया है, वो आपकी फर्स्ट वाले वर्क को चूज़ करने की या फिर फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये हमारा जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो ये वर्क के केस में ही हो। जब आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो उस टाइम पे भी हम ये देखते हैं कि हमें कुछ ऑप्शंस चूज़ करने पड़ते हैं। वो ऑप्शन किस तरीके से हो सकते हैं, जैसे अगर आपके पास 20,000 रुपीज़ हैं और आप उससे दो चीज़ें परचेज़ करना चाहते हैं, एक लैपटॉप और एक एलईडी टीवी। आप चाहते हैं कि मैं इन 20,000 रुपये से लैपटॉप और टीवी दोनों परचेज़ कर लूँ, लेकिन
क्योंकि आपके पास केवल 20,000 रुपये और हमें ये पता है कि आप दोनों को लैपटॉप और एलईडी टीवी को परचेज़ 20,000 रुपये से नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप या तो लैपटॉप को परचेज़ करो या फिर आप एलईडी टीवी को परचेज़ करो। तो सपोज़ कीजिए इफ़ यू डिसाइड टू परचेज़ लैपटॉप, कि आपने लैपटॉप को परचेज़ किया, तो लैपटॉप को परचेज़ करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, जो लैपटॉप को चूज़ करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, वो क्या हुआ? एलईडी के सेटिस्फेक्शन को छोड़ना। भाई एलईडी टीवी से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपने उसको अभी छोड़ दिया, आपने फॉरगोन कर दिया उसको। क्यों? क्योंकि आपको हायर जो सेटिस्फेक्शन देने वाला यूनिट लगा वो आपको लैपटॉप लगा। तो जब आपने अपने दिए गए 20,000 रुपये से लैपटॉप को परचेज़ कर दिया और एलईडी टीवी के कंजप्शन को या एलईडी टीवी के यूज़ को, एलईडी टीवी से जो यूज़ करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता उसको छोड़ दिया अभी, तो आपका लैपटॉप की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? एलईडी टीवी। तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसे हम पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं। पीपीएफ क्या है, इसकी डेफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बात समझ में हमें कुछ आना शुरू होगी। पीपीएफ रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। यानी इसे पहले तो एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है? आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इट मीन्स ये आपका जो ग्राफ है उस पर प्रेजेंट किया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, किस चीज़ के? दो गुड्स के जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पीपीएफ। जैसे प्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि आपके पास रिसोर्सेज और आपको टेक्नोलॉजी दे दी गई, यानी आपको जो जिन रिसोर्सेज का यूज़ करके आप प्रोडक्शन करोगे और जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप प्रोडक्शन करोगे, वो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज आपको दे दिया गया, उसमें आप कोई चीज़ नहीं कर सकते। अब उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे? उसकी हेल्प से आप दो गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे और दो गुड्स के प्रोडक्शन के केस में वेरियस कॉम्बिनेशंस बनेंगे। वेरियस कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे? हो सकता है कि आपने सबसे पहले कॉम्बिनेशन में गुड 1 का या गुड x का या 0 यूनिट प्रोड्यूस किया और गुड y का आपने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। सेकंड कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आपका 1 यूनिट आपने x का बनाया और 9 यूनिट आपने y का बनाया, तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया। थर्ड कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 यूनिट्स ऑफ x बनाई और 7 यूनिट्स ऑफ y बनाया, तो इस तरीके से वेरियस कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे दो गुड्स के, जब उन कॉम्बिनेशंस को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम उन कॉम्बिनेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो कर्व यहाँ से बन के आएगा, जो उसके हेल्प से, उस कॉम्बिनेशन की हेल्प से जो कर्व बनेगा, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। देखेंगे अभी इसको, जब हम ग्राफ और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल को बनाएंगे और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ग्राफ को बनाएंगे, तो हम इसको देखेंगे। जब हम इकोनॉमिक्स में किसी भी कंसेप्ट को स्टडी करते हैं तो हम कुछ बातों को कांस्टेंट मान के चलते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है। अगर हमने कुछ उन बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ों को आपने कांस्टेंट नहीं माना, तो आप जिस कंसेप्ट को स्टडी करने जा रहे हैं उस कंसेप्ट में आप वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा जिस रिज़ल्ट को आप देखना चाहते हैं, या जिस चीज़ के इफ़ेक्ट को आप देखना चाहते हैं वो इफ़ेक्ट आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो वो उन्हीं को हम एजम्पशंस कहते हैं। इसीलिए जितने भी इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट आते हैं, मैक्सिमम या सभी कंसेप्ट्स में हमारे एजम्पशंस होती हैं। तो एजम्पशन क्या है पीपीएफ की? पीपीएफ की एजम्पशंस है कि रिसोर्सेज जो आपको दिए गए हैं, जिनकी हेल्प से आप दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो आपका कांस्टेंट है, यानी कि उसमें कोई भी ना तो इंक्रीमेंट आप कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई डिक्रीमेंट आप कर सकते हैं।
लेकिन रिसोर्सेज को आप एक गुड से दूसरी गुड पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि आप दो गुड्स बना रहे हैं। तो आपने मान लीजिए एक्स यूनिट को कम बनाना है और वाई यूनिट को ज़्यादा बनाना है, तो आप एक्स के रिसोर्सेज को वाई में शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा हम पीपीएफ के कंसेप्ट को पढ़ते टाइम पे हम मान के चल रहे हैं, सोच के चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं। लेकिन जब आप एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स पे जाते हैं, जब आप एक कमोडिटी के प्रोडक्शन से दूसरे कमोडिटी के प्रोडक्शन पे जाते हैं, तो आपका क्या डिक्रीज़ हो जाती है? एफिशिएंसी। अभी एफिशिएंसी क्या होती है? आप मान के चलिए जैसे एक्स कमोडिटी की जगह हम मानते हैं कि गन, कोई प्रोडक्शन की जा रही है गन की, और वाई प्रोडक्शन की जगह मान के चलते हैं बटर की। अगर कोई लेबर गन बनाता है तो उसको गन अच्छे से बनाने आती हैं, लेकिन अगर वो उसको हम गन की प्रोडक्शन से शिफ्ट कर दें बटर पे, तो हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जितने अच्छे तरीके से वो गन बना पाता था, उतनी ही एफिशिएंसी से वो बटर नहीं बना पाएगा, यानी उसके प्रोडक्शन की एफिशिएंसी यहाँ पे आके रिड्यूस हो जाएगी। ये यहाँ पे हमने एजम्पशन ली है, यानी एजम्पशन क्या थी? रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, एक बात। दूसरी बात की यहाँ पे जो आपके रिसोर्सेज हैं वो एक यूज़ से दूसरे यूज़ पे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, और लेकिन जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सेकंड जो एजम्पशन है उसमें क्या लिखा गया है? विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। ये वर्ड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा ओनली 2 गुड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स, यानी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि केवल 2 गुड्स आप बना सकते हैं, केवल 2 गुड्स बना सकते हैं, और ऐसी एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं। थर्ड जो एजम्पशन है वो बताती है कि द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जितने भी रिसोर्सेज हमको दिए गए हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज और एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट। जिस टेक्नोलॉजी को हमें यहाँ पे बात की थी कि टेक्नोलॉजी आपकी कैसी है? कांस्टेंट। तो ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के कुछ एजम्पशंस हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। देखिए ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कंसेप्ट अब क्लियर होगा। यहाँ पे हमने शेड्यूल बनाया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। जिन कॉम्बिनेशंस की अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, ये वेरियस जो कॉम्बिनेशंस हैं ये ABCDEFGH तक हमारे कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज़ दी हुई हैं। ये पॉसिबिलिटी किस तरीके से बनती है? क्योंकि हमें रिसोर्सेज गिवन होता है, तो उन रिसोर्सेज की हेल्प से हम 2 कमोडिटीज़ बनाते हैं, 2 गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं। तो पॉसिबिलिटी ए में देखिए आपने गन को मैक्सिमम बनाया जितना आप सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके बना सकते थे, तो मैक्सिमम कितना बनाया गया? 21 गन्स। तो जब आपने सारे रिसोर्सेज गन में लगा दिए तो आपके पास बटर बनाने के लिए कोई भी रिसोर्स नहीं बचा, तो आपका उस टाइम पे जो बटर का प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। कॉम्बिनेशन बी में अगर हम बात करते हैं, पॉसिबिलिटी बी की अगर हम बात करते हैं, तो आपने गन की प्रोडक्शन को कम किया और कुछ रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर दिया बटर में, तो अब आपने बटर की भी एक यूनिट बनाना शुरू कर दी। अब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे बटर की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती चली जा रही है और गन्स की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होती चली जा रही है। लेकिन जब हम बटर की 6 यूनिट बना देंगे, जब हम बटर की 6 यूनिट बनाएंगे, तो उस टाइम पे गन की 0 यूनिट बनाई जाएगी और वो कॉम्बिनेशन होगा हमारा जी पॉसिबिलिटी होगी वो हमारी। लेकिन इसमें यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि जब आप देखते हैं कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होता है वो 1 यूनिट से हो रहा है। देखिए 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ। लेकिन जो गन में डिक्रीमेंट हो रहा है उसकी रेट इंक्रीजिंग है। पहले 1 से कमी आई, फिर 2 से कमी आई, फिर 3 से कमी आई, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। ये कमी क्यों आ रही है? इसके पीछे, इस कमी के पीछे जो रीज़न है वो यही है कि जब हम रिसोर्सेज को एक प्रोडक्शन से दूसरी प्रोडक्शन पे शिफ्ट करते हैं तो उसकी वजह से उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जो उनकी एफिशिएंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए जब हम
एक कमोडिटी की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा यूनिट में दूसरी कमोडिटी की प्रोडक्शन में डिक्रीमेंट हो रहा है। एक शेड्यूल यहाँ एक कॉलम यहाँ पे एमओसी का है, ये क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, और एमआरटी क्या होता है इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। इससे पहले हम अपने कर्व के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में बात करते हैं। जो अभी हमने ऊपर शेड्यूल बनाया 21 कॉम्बिनेशन 0, 20 कॉम्बिनेशन 1, 18 कॉम्बिनेशन 2, 15 कॉम्बिनेशन 6, 11 कॉम्बिनेशन 4, 6 कॉम्बिनेशन 5, 0 कॉम्बिनेशन 6, यही इसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया। और इसकी कुछ जो जब आप स्केल का यूज़ करके बनाएंगे तो कुछ इसका जो शेप आएगा इस तरीके से आएगा, इस तरीके से शेप आएगा। इसकी शेप कैसी है या इसके क्या फीचर्स हैं इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बस अभी आप ये देख लीजिए कि इस तरीके से इसकी जो शेप आएगी, इस कर्व की जो देखने में लगेगा ये इस तरीके से लगेगा। इसकी शेप कैसी है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये हमारा जो कर्व यहाँ पे बनाया गया है, इस कर्व को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब जो क्वेश्चन आता है वो इसके अदर नेम्स की हेल्प से भी आ जाता है। जैसे वो कई बार हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ही नहीं बोलते, वो बोल देते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आपकी जो स्क्रीन पे राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं ये अदर नेम्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स हैं। कौन कौन से अदर नेम्स हैं ये? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर हो सकता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री हो सकता है, या फिफ्थ इसका जो नाम है वो है ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। इन किसी भी नाम से क्वेश्चन अगर आपको आता है तो उनका सबका मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यानी कि पीपीएफ से ही है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। अब हमारा जो कंसेप्ट है वो एमओसी के बारे में पढ़ते हैं हम। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू द नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी इन केस ऑफ पीपीएफ। जब हम पीपीएफ बना रहे हैं, पीपीएफ जब हमने अभी शेड्यूल देखा था तो उसमें हमने देखा था कि बटर की क्वांटिटी को, आप बटर की क्वांटिटी को क्या करते हैं, बटर की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और बटर की प्रोडक्शन की को इंक्रीज़ करने के बदले जितनी यूनिट आप अपनी बटर की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के बदले जितनी यूनिट आप अपनी गन की सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जैसे एक यूनिट अगर आपको बटर की बनानी है, एक यूनिट अगर आपको बटर की एक्स्ट्रा बनानी है बी कॉम्बिनेशन पे, जब हमने ए कॉम्बिनेशन पे 0 बटर बना रहे थे, सेकंड कॉम्बिनेशन पे आपने एक यूनिट बटर की बनाई, तो आपने कितना यूनिट गन का छोड़ा? एक यूनिट। तो उस पॉइंट पे कॉम्बिनेशन बी पे आपका जो एमओसी हो गया वो कितना हुआ? 1 हो गया। जब आपने बटर की एक और यूनिट बनाई तो उसके बदले गन कितना छोड़ा? 2, तो एमओसी कितना हो गया? 2। फिर 2 से 3 पे गए तो यहाँ पे 18 से 15 पे आया, यानी कि 3 का सेक्रीफाइस किया। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसी के बारे में जो एमओसी है वो बात करता है। एमओसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड। उन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी के बारे में जो सेक्रीफाइस आपने की है एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के बदले, यानी एक एडिशनल यूनिट को गेन किया, उसके बदले आपने जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया है दूसरी कमोडिटी का, उसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इंक्रीजिंग होती है। इसका रीज़न वही है, जब हम एक रिसोर्स को जब हम रिसोर्सेज को एक प्रोडक्शन की कमोडिटी से दूसरी प्रोडक्शन की कमोडिटी पे शिफ्ट करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी डाउन होती है। इसी वजह से जो आपका जो सेक्रीफाइस है वो लगातार इंक्रीज़ होता चला जाता है, क्योंकि जितनी एफिशिएंसी से वो एक कमोडिटी को बना रहे थे उतनी ही एफिशिएंसी से वो दूसरी कमोडिटी को नहीं बना सकते।
जो सेकंड इसका कंसेप्ट है, हमारा जो सेकंड हम जिसके बात कर रहे हैं वो है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी। ये होता है आपका जितना आपने एक कॉमोडिटी का लॉस किया दूसरी कॉमोडिटी का गेन करने के लिए, जितना आपने एक कॉमोडिटी का लॉस किया है दूसरी यूनिट को गेन करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने गन का लॉस किया है, यानी कि डेल्टा लॉस, चेंज इन लॉस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन होता है इसका फॉर्मूला। जितना आपने एक कॉमोडिटी का लॉस किया दूसरी कॉमोडिटी को गेन करने के लिए, वही उसका जो रेशियो निकलता चला जाएगा हर पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे जो हमारा कॉम्बिनेशन बी है वहाँ पे एक यूनिट का गेन किया एक यूनिट का लॉस किया, तो लॉस पहले ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में लॉस आएगा और डिनोमिनेटर में आपका गेन आएगा। तो 1G, क्योंकि गन को लॉस कर रहे हैं हम और बटर को गेन कर रहे हैं, तो हमारा 1G/1 बटर आ जाएगा, B आ जाएगा। और इसी तरीके से जब हम कॉम्बिनेशन बी की बात करते हैं तो एक यूनिट को गेन करने के लिए हमने बटर की एक यूनिट को गेन किया और 2 यूनिट ऑफ गन को हमने सेक्रीफाइस किया, तो जो रेशियो बन गया हमारा 2G/1B बन गया। इसी तरीके के आगे के रेशियो भी हमारे बनते चले जाते हैं। तो ये क्या है, हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम MRT कहते हैं, वो रेशियो है। किसका रेशियो है? डेल्टा लॉस अपॉन में डेल्टा गेन का, चेंज इन लॉस अपॉन में चेंज इन गेन। ये चेंज कब हो रहे हैं? जब हम एक रिसोर्सेज को जब हम रिसोर्सेज को एक प्रोडक्शन से दूसरी यूनिट की प्रोडक्शन में। तो ये था हमारा आज के टॉपिक्स, आज की वीडियो जिसमें हमने देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है और उसके अदर नेम क्या होते हैं। फिर हमने देखा इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल के बाद में हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जाना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ PPF। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ PPF, शिफ्ट ऑफ PPF एंड रोटेशन इन PPF। तो ये टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा और होप्स हूँ कि मैं कल तक इस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। तो आप उस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, नोट्स अपने बना लें और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बातें भी बिना स्लाइड्स के बताई जाती हैं उनको भी आप नोट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।